अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास इलास्टिक कंप्लायंस कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट के बारे में है। फिर हम देखेंगे इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। कल के लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि ये कंप्लायंस और जो स्टिफनेस कांस्टेंट है सिंपल क्यूब के लिए इनका आपस का ताल्लुक क्या है। इसी तरह एफसीसी का भी पूछा जा सकता है, बीसीसी का भी पूछा जा सकता है। तो वो अगले लेक्चर्स में हमारे पास होगा। तो फिर वक्त हमने समझना है कि इलास्टिक कंप्लायंस कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट क्या है और इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी हम क्या देखते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। अब आपके पास जो इलास्टिसिटी है ना, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टल की, जबकि स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं है ऐसा है। तो हम इलास्टिसिटी को कह सकते हैं कि भाई रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन। मगर रिवर्सिबल क्यों? क्योंकि हम कहेंगे स्ट्रेस जो है वो एक सर्टेन लिमिट से एक्सीड नहीं करेगा, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते रिवर्सिबल हो जाएगा, वापिस आ जाएगा अपने इनिशियल पे जब हम स्ट्रेस हटाएंगे। तो अब हुक्सला ये कहता था कि जो स्ट्रेन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के। तो इस कहानी से, इस बात से मैं सोच सकता हूं कि जो स्ट्रेन के कंपोनेंट हैं वो आपके पास लीनियर फंक्शन होंगे स्ट्रेस कंपोनेंट के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात है ना। तो अब कल के लेक्चर में मैंने स्ट्रेस कंपोनेंट 9 थे, यानी एक्स एक्सिस के 3, वाई एक्सिस के 3, जी एक्सिस के 3, जिनको हमने फिर रिड्यूस किया था 6 तक सिमेट्री की वजह से। उनमें से 6 आपस में कैंसिल और कैंसिल करते थे। तो अब आपके पास 6 स्ट्रेस कंपोनेंट हैं, जिनको आप देख सकते हो एक्स एक्स, जो बड़ा एक्स बड़ा वाई बड़ा जेड लिखा हुआ है, ये मुझे क्या बताएगा? ये मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। जो सबस्क्रिप्ट में एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, ये मुझे नॉर्मल बताएगा, किस प्लेन पे नॉर्मल है। बात समझ आ गई? तो ये एक्स एक्स वाई वाई जी जी की कहानी लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो अब हमने किया क्या, जो स्ट्रेन के कंपोनेंट थे उनको देखा कि वो लीनियर फंक्शन है स्ट्रेस कंपोनेंट के। तो अब आपके 6 इक्वेशनें आपने इस तरह से देखी। अब आप इसको याद रख सकते हो, ई एक्स एक्स ई वाई वाई ई जेड जेड, यानी ये तो आइडेंटिकल हो गए। फिर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई के पैटर्न पे। अच्छा, अब इसके सामने ये S1 S2 लिखे हुए हैं। ये जो S1 S2 है यही मेरे कंप्लायंस कांस्टेंट है, इलास्टिक कंप्लायंस कांस्टेंट, इन्हें इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं। अब इक्वेशन याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। आप जरा देखो, मैंने कलर हाईलाइट किए हैं। पहली लाइन जो आपकी पहली इक्वेशन है 1 1 1 1 1 चल रही है। दूसरी लाइन में देखो 2 2, पहला हिस्सा 2 2 2 2 चल रहा है। तीसरी में 3 3 3 3 चल रहा है। यानी कि आपके पास जो एक इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट डिजिट आपका आइडेंटिकल होगा। सेकंड इक्वेशन में 2 चल रहा है, थर्ड में ई जी जी में 3 चल रहा है, ई वाई जेड में 4 चल रहा है। और अब ये तो था हॉरिजॉन्टल, जरा वर्टिकल पहलू पे देखो कि आपका जहां पे भी एक्स एक्स आएगा उसके साथ 1 1 1 आएगा, जहां पे वाई वाई आएगा उसके साथ 2 2 2 आएगा, जहां पे जी जी आएगा उसके साथ 3 3 3 आएगा। तो इसको बनाना ये कोई मुश्किल काम नहीं, बस लिखने में टाइम लगेगा। बाकी सिमेट्री आपकी बड़ी सादा सी है इसके अंदर, तो ठीक होगी बात। तो ये अब आपके पास एक, यानी कह लो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता चल गई कि आप कह सकते हो कि भाई अगर स्ट्रेन कंपोनेंट निकालना है तो वो स्ट्रेस कंपोनेंट की लैंग्वेज में निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे जो एस है, S11 S12 S13 S21 या S31, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इलास्टिक कंप्लायंस कांस्टेंट। इनको क्या बोलेंगे? इलास्टिक कांस्टेंट। इस एस की डायमेंशन क्या होगी? एरिया ओवर फोर्स, या आपके पास वॉल्यूम ओवर एनर्जी के तौर पे हम इसे देखेंगे। अब इसका उलट अगर कोई मुझसे पूछे, यहां पे तो स्ट्रेन कंपोनेंट थे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट, कोई मुझे कहे कि स्ट्रेस के कंपोनेंट बताओ इन टर्म ऑफ स्ट्रेन, तो तब जनाब मैं कह सकता हूं कि ये बात भी सही है कि जो स्ट्रेस कंपोनेंट है वो लीनियर फंक्शन होंगे स्ट्रेन कंपोनेंट के। ये चल हुक्सला ही रहा है कि आपने पढ़ा कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो पहले मैंने स्ट्रेन के कंपोनेंट्स देखे किसकी टर्म में? लीनियर फंक्शन देखा स्ट्रेस कंपोनेंट में। अब मैं स्ट्रेस कंपोनेंट को देख रहा हूं लीनियर फंक्शन में, यानी आपके पास स्ट्रेस कंपोनेंट मैंने निकालने हैं किसकी मदद से? स्ट्रेन कंपोनेंट्स की मदद से। ओके, अब जनाब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो वो सारे जो आपके स्ट्रेस कंपोनेंट थे एक्स एक्स वाई वाई वो इधर आ गए। यहाँ आप इसको ना डिटर्मिनेंट की पैटर्न पे भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली आंसर आ जाता है। तो मैंने इसको उस तरफ नहीं लेके गया, मैंने सादा सादा इक्वेशन ही बना दी इसकी ऐसे। तो अच्छा, C11 ई एक्स एक्स आ जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट का रूप लिया है वो सी ने लिया है,
जिसे हम इलास्टिक स्टिफनेस कांस्टेंट कहेंगे या मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी भी कहेंगे। अच्छा, अब पैटर्न इसका भी वही है, मैंने उसको भी वैसे ही लिखा कि जो एक्स एक्स में पहली लाइन आप जो आप लिखोगे 1 1 1 सी के साथ पहली लाइन में सारा 1 चलेगा, फिर दूसरी लाइन में सारा 2 2 2 2 चलेगा पहला हिस्सा, तीसरी लाइन में पहला 3 चलेगा 3 3 3, इसी तरीके चौथी लाइन में 4 4। अब जरा वर्टिकल देखते हैं, जहां पे भी एक्स एक्स आएगा वहां पे 1 1, जहां पे वाई वाई आएगा वहां 2 2, ये बात याद रख लो, जहां पे जी जी आएगा वहां पे 3 3, जहां पे वाई जेड आएगा वो सारा 4 4 4 4 चल रहा है, यानी सेकंड डिजिट सारा 4 चल रहा है। तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे तो कतन कोई मुश्किल नहीं आएगी। बात समझ आ गई? तो 6 ही बनेंगे, हमने कल तय कर लिया था कि भाई इंडिपेंडेंट जो कंपोनेंट है स्ट्रेस के वो 6 हैं, तो उसको 6 की टर्म में आपने लिख दिया। तो इसके जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया आएगा या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस निकाल रहे हो ना, तो स्ट्रेस के तो यही होंगे आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो इलास्टिक कांस्टेंट है ये हमारे पास क्रिस्टल का रिस्पॉन्स समझाते हैं कि फोर्स लगने से क्या होगा, स्ट्रेस शीयर स्ट्रेस आने से क्या होगा। तो इसमें सिमेट्री आ जाती है, कुछ वो सिमेट्री भी समझते हैं। तो जैसे आप क्यूबिकल क्रिस्टिकल में देखो 3 आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट आपको रिक्वायर होंगे पूरा समझाने के लिए शियर स्ट्रेस को, शियर। तो इसी तरीके से हेक्सागोनल में 5 और ट्राइगोनल आपके पास में भी 5, टेट्रागोनल में 6 चाहिए होंगे, ठीक है, और ऑर्थोरोम्बिक में 9 चाहिए होंगे, मोनोक्लिनिक में आपको 13 चाहिए होंगे। ये जो इलास्टिक कांस्टेंट आए हैं C1 C11 C222, ये आपके पास मटेरियल की स्टेट से चेंज होते हैं, जिसमें टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, और जो मिनरल्स के सॉलिड के साथ सोल्यूशन होते हैं, केमिकल कंपोजिशन, यानी ये चेंज हो सकते हैं मटेरियल की कंपोजिशन फॉर्मेशन के साथ साथ। अच्छा, ये बात हो गई। अब जरा आगे चलते हैं। इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी क्या है? हम कहेंगे डेंसिटी का लफ्ज आ गया तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हम चूंकि यूनिट क्यूब ले रहे हैं, यूनिट लास्ट लेक्चर में भी हमने वॉल्यूम की वैल्यू 1 डाली थी, तो मैं 1 डाल रहा हूं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही आ गया, यानी एनर्जी एनर्जी डेंसिटी को हम पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे देख सकते हैं। अब जब ये मैंने लेक्चर चैप्टर शुरू किया था तो मैंने कहा था मानो ऐसे कि इस एटम्स के बीच में आपका एक स्प्रिंग चल रहा है जैसे, तो उसी एनालॉजी को इस्तेमाल करते हुए मैं कहूंगा एनर्जी होती है स्प्रिंग के दरमियान में 1/2 के एक्स स्क्वायर, जो वो स्ट्रेच करता है या जो कंप्रेस करता है। तो इसी सोच पे अगर मैं एनर्जी निकालूं अपनी इलास्टिक एनर्जी क्रिस्टल के लिए, तो वो आप कहेंगे कि वो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा स्ट्रेन का। तो उसे आप कैसे लिखोगे? आपने इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी को 5 से रिप्रेजेंट कर दिया, 1/2 की जगह देखो 1/2 आ गया। आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स उसकी जो शेप बड़ी थी, चेंज आई थी, जितना डिफॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे ई म्यू और ई वी लिख दिया, बनेगा ये भी स्क्वायर ही। बात समझ रहे हो? एक्स स्क्वायर है ना, और के की जगह देखो किसने ली, समेशन म्यू 1 to 6 और समेशन वी इक्वल टू 1 to 6 सी के ऊपर बार है, और आपके पास म्यू वी आ गया। ये इक्वेशन बिल्कुल इसी सोच पे लिखी गई है। अब जरा इसमें समझते हैं कि मामलात क्या क्या है। एक्स एक्स को 1 ले सकते हैं, वाई वाई को 2, जी जी को 3, वाई जेड को 4, जेड एक्स को 5, एक्स वाई को 6। इसका मतलब पहले मैं एक्स एक्स को 1 लेकर चलता हूं जरा समझाने के लिए। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं एनर्जी डेंसिटी निकालूं तो सी के साथ भी 1 आ जाएगा, म्यू के साथ भी 1, ई के साथ भी 1, वी के साथ भी 1, प्लस 1/2। अब एक फैक्टर तो हो गया, टोटल 6 होने हैं, बकिया फिर 2 से 6 तक को आपने सम कर दिया। उसी तौर पे 1/2 समेशन सी प्राइम आपके पास सी के ऊपर बार है 1 बीटा प्लस सी बीटा 1 के ऊपर बार है, और ई बीटा आ गया। ये अगर आप वो देखो वो तो इधर से समझ लो, चलो ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है सारे आपके पास, ये मैंने जिन पे बॉक्स डाल दिया है। ये अब आप समझ सकते हो, ये पहली इक्वेशन मैंने एक तरह से यहाँ पे डिस्कशन में की है। मैंने कहा था कि सारों को नहीं करते, सिर्फ एक को लेके समझ लेते हैं, तो x11 के तौर पे मैंने लेके चला। तो अब आपके पास ये वो पहला बाय, ये वो शियर स्ट्रेस है जो आपके पास 1 1 वाली पोजीशन 22 पे लगेगा। बेसिस होते हैं ना, जो कलेक्शन ऑफ आपके पास एटम्स होते हैं एक पॉइंट पे, तो उसके ऊपर जो शियर स्ट्रेस होगा ये, और जो ऑफ डायगोनल है दाएं बाएं उस पे ये आपके पास आ जाएगा। अब जनाब इसको हम लिख सकते हैं, ये E11 को ई स्क्वायर के तौर पे कर दिया है, तो आपके पास ये वो एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन आ गई। अब इसमें जो सी प्राइम के ऊपर जो कोफिशिएंट है वो हम सी की वैल्यू से डिस्कस कर सकते हैं कैसे, जैसे आप देख सकते हैं C11 इन सबको मैंने कर दिया है। आपके पास ये एक डायगोनल है,
अब जरा देखो कि आपके पास 36 ये बनते हैं टोटल कोफिशिएंट, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C21, C22, C23, C24, टोटल ये C66 तक जाएंगे तो 36 होंगे। हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। अब कितने नंबर तक रिड्यूस कर सकते हैं वो जरा समझना है आपने। तो आप कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी डेफिनेशन से हम कहेंगे जो स्ट्रेस कंपोनेंट है वो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव स्ट्रेन कंपोनेंट। मतलब अगर मैं इसको लिखूं कि ये मेरा स्ट्रेस कंपोनेंट था एक्स एक्स, तो ये आप लिखोगे पार्शियल 5 पार्शियल ई एक्स एक्स, यानी कि आपने जो वन फेस इसका देखा उसके साथ, यानी ये मेरा स्ट्रेस कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, तो जबकि अपोजिट फेस को मैंने रेस्ट पे रखा हुआ है, तो आपने इसके लिहाज से डेरिवेट किया। ई एक्स एक्स को तो हमने कहा था एक्स एक्स वाली सिचुएशन को 1 ले लो, तो वो मैंने 1 कर दिया उसकी जगह। तो आप जब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करोगे तो ये स्केयर 2 नीचे उतरेगा, 2 2 से कट जाएगा, सिंपल। बाकी आपके पास वही फैक्टर बच गया, वो 2 उतर के 2 से कट गया, तो C11 E1 आ जाएगा प्लस 1/2, वो सारा फैक्टर वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स थे ये हमें स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन से पता चलते हैं। कैसे, जरा देखो कि अगर आपके पास ऑफ डायगोनल पे अगर C21 पे लगा आपके पास स्ट्रेन कह लो स्ट्रेस कंपोनेंट आया है, स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है, तो उसमें जो चेंज आएगा वो C21 वाले प्लेन पे भी आएगा, C12 पे भी आएगा, इसी तरह C31 पे भी आएगा, तो C13 पे भी आएगा, यानी उसके ऑपोजिट पे भी एक उसी तरह का शियर स्ट्रेन शियर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होगा। जैसे C23 है, C321 है, तो ये चीज समझ आ रही है अब आपको कि आपके पास C1 बीटा है, ये C बीटा 1 है, तो इसका मतलब आपके पास एक सिमेट्री का कंसेप्ट आ गया कि अगर आप सारे फेसेस डिस्कस करने की बजाय सिर्फ एक फेस ले लो, क्योंकि अगर C21 पे लग रहा है तो C12 पे भी वही लग रहा है, ठीक होगी बात। तो अब आप कह सकते हो कि भाई इस सिमेट्री के कंसेप्ट से, जैसे मैंने यहां पे कहा कि सी अल्फा बीटा बराबर है सी बीटा अल्फा के, यहां से ये प्रूफ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं जैसे मैंने कहा कि जो शियर स्ट्रेस है वो एक सर्टेन प्लेन पे लग रहा है, तो उतना ही इक्वल आपका शियर स्ट्रेस उसके अपोजिट जो आपके पास है उस फेस पे भी लग रहा है, तो इक्वलेंट हो गए। तो अब इसका मतलब वहां पे 36 से रह गए 21। कैसे, जरा इधर आ जाओ, 6 तो ये हो गए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 6 21, क्योंकि ये निचली साइड तो आइडेंटिकल मान ली ना मैंने सारे इसकी, तो इधर 15 थे, 15 और 6 कितने हो गए 21, क्योंकि ये हूबहू इसी के तरह हम कह लेंगे कि जो जैसा एक्ट इस पे होगा वैसा एक्ट इस पे आ जाएगा। तो इस लिहाज से हमने कहा कि अब आपके जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जो आपके स्टिफनेस कांस्टेंट थे वो कितने रह गए, 21 रह गए। तो जनाब अब आपके पास हम कल देखेंगे कि एक सिंपल क्यूब के लिए स्टिफनेस कांस्टेंट और इलास्टिक कांस्टेंट का आपस का ताल्लुक क्या होगा। आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।